हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप के एपिसोड 50 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था चेयरमैन गोगान ही जिन्वू को कॉल करते हैं और कहते हैं क्या तुमने न्यूज के बारे में सुना है। जिन्वू को कुछ भी नहीं पता होता। जिन्वू उनसे कहता है ठीक है, मैं आपसे मिलने के लिए आता हूँ। नेक्स्ट सीन हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग का होता है। जिन्वू चेयरमैन गोगान ही से मिलने के लिए जाता है। चेयरमैन जिन्वू को सारी बात के बारे में बताते हैं और कहते हैं 4 दिन के बाद हम जेजू आइलैंड जाने वाले हैं, क्या तुम हमारी रेड का हिस्सा बनना चाहोगे। हमारी टीम में इस वक्त 16 एस रैंक के हंटर्स हैं, लेकिन हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, क्या तुम हमारे साथ शामिल होना चाहोगे। जिन्वू कहता है जेजू आइलैंड पर सारे एस रैंक के मॉन्स्टर्स हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। वैसे तो इस डील को मना करने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि मैं वहाँ पर जाकर लेवल अप हो सकता हूँ। लेकिन साथ ही जिन्वू को अपनी मॉम की याद आती है। जिन्वू कहता है मुझे अपनी मॉम का ध्यान रखना है, अभी तो वो नींद से जागी है। उसी वक्त जिन्वू को एक पावरफुल मैजिकल एनर्जी महसूस होती है। चेयरमैन जिन्वू से कहते हैं क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ। जिन्वू कहता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे करीबी कोई एस रैंक के हंटर्स फाइट कर रहे हैं। गोगान से कहते हैं तुम्हारी सेंसेस तो बहुत ज्यादा शार्प है। यहाँ करीब में ही एस रैंक के हंटर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पास ही के एक जिम में सारे एस रैंक के हंटर्स अपने आप को वार्म अप कर रहे हैं, क्योंकि 4 दिन के बाद रेड होने वाली है। जिन्वू कहता है क्या वहाँ पर सारे एस रैंक के हंटर्स हैं। चेयरमैन जिन्वू से कहते हैं हाँ, वहाँ पर सारे एस रैंक के हंटर्स हैं, यहाँ तक कि रियोजी गोटो भी वहाँ पर है। जिन्वू उसका नाम सुनकर हैरान हो जाता है। जिन्वू चेयरमैन से कहता है ये गोटो रियोजी, ये जापान के ड्रास वर्ड से है। चेयरमैन उसे कहते हैं हाँ, ये जापान का एक हंटर है। सिर्फ हंटर्स ही नहीं बल्कि गोटो रियोजी के बारे में तो सारी दुनिया ने सुन रखा है। चेयरमैन जिन्वू से कहते हैं क्या तुम मेरे साथ जिम को ज्वाइन करना चाहोगे। वहाँ पर जाकर सिर्फ विजिट ही कर लेना, इतने सारे एस रैंक के हंटर्स एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। वहीं पर जिम का सीन दिखाते हैं। व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर युनहू फेम गिल्ड के मास्टर माडुंग के साथ फाइट कर रहे होते हैं। उन दोनों का आपस में काफी अच्छा मुकाबला हो रहा होता है। माडुंग युनहू से कहता है तुम तो अभी जवान हो, लेकिन तुम अपनी बॉडी को संभाल क्यों नहीं पा रहे, अपनी फुल स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करो। युनहू आगे से हंसते हैं और फिर से वो दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं। चेयरमैन गनही और जिन्वू भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। चेयरमैन जिन्वू से कहते हैं यहाँ पर बहुत सारे एस रैंक के हंटर्स हैं, तुमने इतने ज्यादा एस रैंक के हंटर्स एक जगह पर नहीं देखे होंगे। जिन्वू युनहू की तरफ देखता है और कहता है माडुंग तो उससे ज्यादा पावरफुल है। वहीं पर चोई जोंग भी आते हैं और कहते हैं लेकिन अगर युनहू अपनी फुल पावर इस्तेमाल करे तो माडुंग उसके सामने नहीं टिक पाएगा। चोई जोंग आगे बढ़ते हैं और जिन्वू से कहते हैं वो बंदा जिसने मार्शल आर्ट्स वाला यूनिफॉर्म पहना हुआ है उसका नाम माडुंग है और वो फेम गिल्ड का गिल्ड मास्टर है। जिन्वू चोई जोंग से कहता है तुम्हारे कहने का मतलब है कि युनहू अपनी फुल पावर को इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है। माडुंग के खिलाफ तो उसे अपनी फुल पावर इस्तेमाल करनी चाहिए। चोई जोंग उसे कहता है यहाँ पर बहुत सारी नजरें उस पर जमी हुई हैं, जो कि उसकी फुल पावर देखना चाहती हैं। तुमने ये बात तो सुनी होगी कि व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर युनहू अपने आप को एक बीस्ट में बदल सकता है। युनहू नहीं चाहता कि यहाँ पर मौजूद लोग उसकी फुल पावर को देखें। वहीं पर नीचे एस रैंक के हंटर्स जो कि जापान से आए हैं, पूरे 10 हंटर्स होते हैं। चोई जोंग उनकी तरफ देखता है और कहता है ये लोग कौन हैं। और यहाँ पर पूरे 10 एस रैंक के हंटर्स के नाम और पिक्चर्स दिखाई जाती हैं। इनके नाम क्योंकि जापानीज में है, इसलिए इनको याद करना इतना ज्यादा मुश्किल है और ना ही पिक्चर में इनके इतने ज्यादा नाम यूज होने वाले हैं, तो फिलहाल मैं इनके नाम नहीं बताने वाला। जिन्वू गोटो रियोजी की तरफ देखता है और कहता है क्या वो वाला बंदा गोटो रियोजी है, जो कि जापान में काफी ज्यादा पावरफुल हंटर है। जापान की एक हंटर जो कि एक हीलर है, वो जिन्वू की तरफ देखती है और हानिकावा से पूछती है वो लड़का कौन है। हानिकावा उसे कहती है उसका नाम संग जिन्वू है और वो अभी अभी एस रैंक का हंटर बना है। गोटो रियोजी की नजर भी जिन्वू पर पड़ती है। गोटो रियोजी सोचता है ये तो एक असैसिन टाइप का हंटर है, लेकिन इसकी पावर बहुत ज्यादा है, ये अपनी पावर को छुपाने की कोशिश कर रहा है। गोटो रियोजी हानिकावा से कहता है ये एक असैसिन टाइप का हंटर है। हानिकावा उसे कहती है नहीं, ये एक मैजिक टाइप है। रियोजी उसे कहता है ऐसा नहीं हो सकता, वो एक असैसिन टाइप है। हानिकावा उससे कहती है ऑफिशियल्स ने तो यही बताया है कि ये एक मैजिक टाइप है। वहीं पर रिपर गिल्ड के मास्टर लिम ताई भी बैठे होते हैं और कहते हैं यही वो लड़का है संग जिन्वू, जिसने मेरे ली मिन संग की सारी रेपुटेशन का कचरा कर दिया। उसी के पास चाइन भी खड़ी होती है। चाइन संग जिन्वू की तरफ देखती है और कहती है इसी के आने की वजह से हवा में प्रेशर बढ़ गया है। आहिस्ता आहिस्ता बाकी के हंटर्स को भी जिन्वू की वहाँ पर मौजूदगी का एहसास होना शुरू हो जाता है। वहीं पर एक हंटर जिसने चेहरे पर मास्क लगाया होता है, उसका नाम काई होता है। वो चाइन की तरफ देखता है। चाइन ने अपने नाक के ऊपर रुमाल रखा होता है। काई कहता है कोरिया में भी एक ऐसी हंटर है जिसको हंटर्स की स्मेल की वजह से मसला है। मुझे लगता है कि हम दोनों एक जैसे हैं, लेकिन मेरी पावर इससे ज्यादा है। क्या मुझे डायरेक्टली इससे बात करनी चाहिए, कहीं मैं जल्दबाजी तो नहीं कर रहा। युनहू और माडुंग अभी भी फाइट कर रहे होते हैं। हानिकावा रियोजी से कहती है कोरियन हंटर्स के जो टॉप फाइटर्स हैं, हमें और ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, हमने इनके स्किल्स देख लिए हैं। वैसे भी अब आप एस रैंक की क्लासिफिकेशन से बाहर निकल चुके हैं, आप बहुत जल्दी नेशनल लेवल के हंटर बनने वाले हैं। रियोजी उसे कहता है ऐसी बात नहीं है, कोरिया में भी काफी अच्छे हंटर्स हैं।
अब ये लोग इतने भी ज्यादा बुरे नहीं हैं। हानिकावा और रियोजी अभी आपस में बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पर कोरिया के टॉप 5 गिल्ड के गिल्ड मास्टर आते हैं और उनसे कहते हैं जरा ट्रांसलेट करके बताओ ये क्या कह रहा है। तुम लोगों को क्या लगता है कि हमारे कोरिया के हंटर्स इतने ज्यादा अच्छे नहीं है? और तुम्हें क्या लगा था कि जहाँ पर किसी को जापानीज नहीं आती? मुझे जापानीज आती है और मुझे पता है तुम लोगों ने अब अभी क्या कहा। उस गिल्ड मास्टर का नाम जोंगसू होता है जो कि जीसाडान गिल्ड का मास्टर है। उसके साथ उसका वाइस मास्टर भी होता है। हानिकावा उनसे कहती है तुम लोग कौन हो? वाइस मास्टर से कहता है क्या तुमने इनके बारे में नहीं सुना? ये टॉप 5 गिल्ड में आते हैं। हानिकावा उसे कहती है लेकिन मैं तो पहली बार इसका नाम सुन रही हूँ। वाइस मास्टर उसे कहता है क्योंकि मेरे मास्टर एक एस रैंक के हंटर नहीं है, ये सिर्फ एक ए रैंक के हंटर है, इसलिए तुमने इनका नाम नहीं सुना होगा। हालांकि हमारे मास्टर एक ए रैंक के हंटर है, लेकिन फिर भी हमारे पास सबसे ज्यादा ए रैंक के हंटर्स हैं और हम टॉप 5 गिल्ड्स में आते हैं। हानिकावा जोंगसू से कहती है तुम तो एक ए रैंक के हंटर हो, क्या तुम भी जेजू आइलैंड की रेड में हिस्सा लेने वाले हो? लेकिन मैंने तो सुना था सिर्फ एस रैंक के हंटर्स हिस्सा लेंगे। वाइस मास्टर हानिकावा से कहते हैं हमारे मास्टर भी इस रेड में हिस्सा लेने वाले हैं, इनका इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है, ये डिफेंस को संभालेंगे। हानिकावा उनसे कहती है चलो शुक्र है तुम लोग सिर्फ डिफेंस को संभालने वाले हो, कोई इम्पोर्टेंट रोल तुम लोगों को नहीं दिया गया। रियोजी हानिकावा से कहता है अगर तुम इससे बुरे तरीके से बात कर रही हो तो यहीं पर रुक जाओ। जोंगसू हानिकावा से कहता है तुम तो सिर्फ एक ट्रांसलेटर हो जो कि एक मास्टर के पीछे पीछे घूमती रहती हो, तुम्हें क्या पता हंटर्स क्या होते हैं। हानिकावा उसे कहती है क्या तुम कंफर्म करना चाहती हो, क्यों ना एक बैटल रखें? मैं सिर्फ एक ट्रांसलेटर नहीं हूँ, मैं जापान की एक ए रैंक की हंटर हूँ। हानिकावा जल्दी से अपना कोट उतार देती है और उसे कहती है मुझे नहीं लगता कि तुम एक ट्रांसलेटर से हारने वाले हो, तो भी आ जाओ एक मुकाबला करते हैं। जोंगसू हानिकावा से कहता है मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर रही हो, तुम हम कोरियन हंटर्स को बहुत ही कम आंक रही हो। लेकिन हानिकावा उसे फिर से कहती है क्यों, क्या तुम्हें फाइट करने से डर लगता है? जोंगसू की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है। जिनवू भी उन दोनों को देख रहा होता है और कहता है कोरिया और जापान के 2 ए रैंक के हंटर्स लड़ने वाले हैं। चोईजोंग कहता है इस फाइट को देखने मजा आएगा। जोंगसू हानिकावा से कहता है चलो ठीक है, मुझे तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट फाइट नहीं करेंगे, मैं तुम्हें रूल्स बताता हूँ हम लोग कैसे फाइट करेंगे। जोंगसू से कहता है रूल्स बहुत ज्यादा आसान है, जो भी दूसरे की कलाई को पकड़ लेगा वो जीत जाएगा और दूसरे वाला हार जाएगा। हानिकावा कहती है मैं डायरेक्टली इसको पंच नहीं कर सकती क्योंकि अगर इसने मेरी रिस्ट को पकड़ लिया तो मैं हार जाऊंगी। इसने तो बहुत ही कमाल के रूल्स लगाए हैं। लेकिन साथ ही जोंगसू अपनी जेबों में हाथ डाल के खड़े हो जाते हैं। हानिकावा से कहती है क्या जो तुम्हारी रेडी पोजीशन है, क्या तुम इसी तरह फाइट करोगे? जोंगसू से कहता है तुम्हारे खिलाफ मुझे अपने हाथ इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं जब तक कि मैं तुम्हारी कलाई को न पकड़ लूं। हानिकावा कहती है मुझे लगता है शायद इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये ऐसा कह रहा है। फिर हानिकावा बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ती है और उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जोंगसू अपनी जगह पर खड़े खड़े ही उसे डॉज कर रहा होता है और अपनी जेब से हाथ भी नहीं निकालता। हानिकावा आगे बढ़कर उस पर अटैक करने लगती है। उसी वक्त वो अपना पाँव उठाता है और उसे किक मारने लगता है और उसे कहता है मैं तुम्हें किक नहीं मारा, मैं तो बस तुम्हें थोड़ा सा पीछे की तरफ पुश कर रहा हूँ। लेकिन हानिकावा जल्दी से पीछे हो जाती है और उसे कहती है मुझे नहीं पता कि कोरिया में इस तरह के बिहेवियर को क्या कहते हैं, लेकिन अपनी टांग उठाने के चक्कर में तुमने अपनी पैंट फाड़ ली है। जोंगसू जैसे ही अपनी पैंट की तरफ नीचे देखता है उसी वक्त हानिकावा आगे बढ़ती है और कहती है अभी मेरे पास मौका है, और वो उसे पंच मारने लगती है। जोंगसू जल्दी से अपना हाथ जेब से निकालता है और उसकी कलाई को पकड़ लेता है और कहता है मिस ट्रांसलेटर तुम तो बहुत ज्यादा स्लो हो। हानिकावा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। जोंगसू से कहता है तुमने कोरिया के हंटर्स को कम आंकने की कोशिश की, हम कोरिया के हंटर्स बहुत ज्यादा तेज हैं, यहाँ पर हमारे बहुत ज्यादा मसले मसाइल है, कभी हमें दूसरे हंटर से फाइट करना पड़ती है या फिर कभी कभी हमें दूसरे इंसानों के साथ फाइट करना पड़ती है। हम लोग हमेशा अपने टैंक्स के पीछे छुपकर नहीं रह सकते, हमें खुद भी फाइट करना चाहिए। तुम्हारे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, अगर यहाँ मेरे हाथ में एक नाइफ होता तो तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में नहीं होता बल्कि तुम्हारी गर्दन पर होता। रियोजी कोटो आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं तुमने बहुत ही अच्छा मैच किया, हमें अपने स्किल्स दिखाने का बहुत बहुत शुक्रिया। रियोजी हानिकावा से कहता है क्या तुम मेरा मैसेज सब तक पहुंचा दोगी? रियोजी उन सब से कहता है एक दूसरे पर भरोसा करने के लिए जरूरी है कि हमें एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए, इसलिए क्यों ना हम लोग एक फ्रेंडली मैच रखें अपने एस रैंक हंटर्स के दरमियान। अभी जैसी हमने फाइट देखी बिल्कुल वैसे ही रूल्स होंगे, लेकिन इस बार एस रैंक के हंटर्स फाइट करेंगे। गोगान ही और जिनवू भी नीचे उतर आते हैं। चेयरमैन गोगान ही सोच रहे होते हैं ये हमारे स्किल्स देखना चाहते हैं। गोगान ही उसे कहते हैं चलो ठीक है हम लोग फाइट करेंगे, लेकिन हमारे मैजिशियंस और हीलर्स इस फाइट में हिस्सा नहीं लेंगे। यूनहो उनसे कहते हैं मुझे रूल्स में कुछ और ऐड करना है, सिर्फ रिस्ट को पकड़ने वाला नहीं जीतेगा बल्कि बैक लगाने वाला भी जीतेगा, या फिर आपका अपोनेंट बेहोश होकर गिर जाता है तब भी आप जीत जाएंगे। हानिकावा इन सारे रूल्स के बारे में रियोजी को जापानीज में बताती है। रियोजी उसे कहता है चलो ठीक है मुझे ये रूल्स मंजूर हैं, चलो फिर ये टूर्नामेंट करते हैं। कोरियन साइड से 4 एस रैंक के हंटर्स आते हैं जिनमें यूनहो, माडोंग, चाइन और लिम ताई शामिल हैं, जबकि जापान के हंटर्स की तरफ से भी 4 एस रैंक के हंटर्स आते हैं। जिनवू उनको देखकर सोच रहा होता है मुझे लगता है कि रियोजी गोटो खुद इस फाइट में हिस्सा नहीं लेगा, वो पीछे से बैठकर हमारी फाइट्स को ऑब्जर्व करेगा कि हमारे पास कौन कौन से स्किल्स हैं,
लेकिन जो भी हो, इतने सारे एस रैंक के हंटर्स को एक साथ फाइट करते हुए देखना बहुत ही अमेजिंग साइट होगी। और यहीं पर हमारी एपिसोड 50 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। नेक्स्ट एपिसोड में हम एस रैंक के हंटर्स को फाइट करते हुए देखेंगे।